हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल वर्नवाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग एथिक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2013 से लेकर 23 तक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन होगा वो यूपीएससी 2024 के लिए तथा आने वाले भी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है मेंस का, उसके लिए होगा। साथ ही साथ जिस चीज़ स्टेट पीसीएस में यूपी एथिक्स का सिलेबस है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या और भी स्टेट पीसीएस हो, उनके लिए ये उपयोगी होगा। तो ज़रूर देखिए डिस्कशन। ये हमारा डिस्कशन का आज पहला क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊंगा कि एथिक्स में जो आंसर होते हैं उसको किस तरह से हम लिखते हैं, और आंसर लिखने समय हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना होता है, और यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसका क्या क्या डायमेंशन होगा, ये सारा चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो 2013 से लेकर 23 तक हमारे पास 11 साल का क्वेश्चन हो जाता है, और हर पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो टोटल समझ लीजिए 220 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये 220 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एथिक्स में और भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं एथिक्स का आपका पूरा लगभग सिलेबस पढ़ा दिया हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप ज़रूर उसको देखिए। उसके बाद इसको डिस्कशन को सुन लेंगे तो आपका एथिक्स का पूरा अच्छे से तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, और 250 में से आप आराम से 100 से 105 नंबर 110 तक ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल, और अगर लेक्चर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2013 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और इसका सॉल्यूशन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यूपीएससी में जितना आप मेंस का क्वेश्चन जितना अच्छे से आप सिंपल लिखेंगे आसान भाषा में, ताकि दूसरे को समझ में आ जाए, उतना ही आपका मार्क्स अधिक आएगा। कोई कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं लिखना है, और कोई भी टेक्निकल वर्ड और जार्गन नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ का आप पेपर लिख रहे हो, GS2 का 3 का, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस का पॉइंट है वो आपको लिखना है, लेकिन कुछ टेक्निकल नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स? इन व्हाट वे इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल along with being प्रोफेशनली कम्पिटेंट? 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 150 वर्ड में हमें लिखना होता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप डिकोड करो कि पूछ क्या रहा है भैया, कि मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, मतलब इसका डेफिनीशन, और आप क्या समझ रहे हैं उसको थोड़ा एग्जाम्पल से आप बताइए, तभी आप समझा पाएंगे ना। उसके बाद अगर आप बोल रहा है कि अगर आप नैतिक हैं और प्रोफेशनली कम्पिटेंट है, मतलब काम जो आपको दिया गया उसमें आप कम्पिटेंट हैं अच्छे से। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम अगर उसमें कम्पिटेंट है, साथ ही साथ एथिकल है, तो क्यों ये ज़रूरी है होना? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अगर आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे कि क्या पूछ रहा है, कि वैल्यूज और एथिक्स में क्या अंतर है। तो आप इसको ऐसे मत लिखिएगा कि ये वैल्यूज है और ऐसे करके एथिक्स, और डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग लिखना है ना, क्योंकि अंडरस्टैंड पूछा है, तो इसीलिए इस टाइप से नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज के बारे में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एथिक्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था वैल्यूज क्या होता है। वैल्यू वो चीज़ होता है, सबसे पहले दिमाग में इसको हल्का सा सोचिए, यहीं पे लिख लीजिए। वैल्यू मतलब वो चीज़ होता है जिसको हम इम्पोर्टेंट देते हैं लाइफ में, जिसको हम लाइफ में प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, जो आपके लिए डिजराइबल है, वांछनीय है, उसी को वैल्यूज बोलते हैं। वैल्यूज से मैंने बताया था ये राइट एंड रॉन्ग का चीज़ नहीं होता, ये गुड और बैड वैल्यूज होता है। मैंने बताया था कुछ वैल्यू यूनिवर्सल होता है और कुछ जो है रिलेटिव होता है। ठीक है, और वैल्यू से ही आपका जो है मोरलिटी डेवलप होता है, और वैल्यू से ही एथिक्स डेवलप होता है। उसका एथिक्स क्या है? एथिक्स एक मोरल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड्स है, यह राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताता है। ठीक है, और उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सोसाइटी के द्वारा वो एक्सेप्ट होता है। तो आप समझ गए कि वैल्यूज क्या है। हाँ, थोड़ा एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम लिखेंगे कि वैल्यूज और आपको एथिकल और कॉम्पिटेंट होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे वैल्यूज आर द
प्रेफरेंसेस, ये प्रेफरेंस होता है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट समझता है। या इसको दूसरे भाषा में लिखाएंगे तो वैल्यूज आर समथिंग, वैल्यूज वो होता है दैट इज डिजराइबल, जो वांछनीय होता है टू अस। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हिंदी भी वही होगा। प्रेफरेंस मतलब जिसको आप महत्वपूर्ण देते हो, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जो आपके लिए वांछनीय होता है, तो आप हिंदी में वही लिखोगे। मूल्य क्या होता है? मूल्य वही चीज़ होगा जो आपको मूल्यवान लगेगा। तो एग्जाम्पल हम दिखेंगे, जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का वैल्यू क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये वैल्यू था। स्वामी विवेकानंद का वैल्यू क्या था? विवेकानंद का वैल्यू क्या था? ह्यूमैनिटी, मुझे बोलते थे नर सेवा नारायण सेवा, तो ह्यूमैनिटी है। हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सारे चीज़ वैल्यू के बारे में ही बोलता है, जैसे इक्वालिटी है, जस्टिस है, ठीक। और भी बहुत सारे, जैसे अशोक खेमका है, उनका वैल्यू क्या है? खेमका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा बता देना कि हम वैल्यू से ये चीज़ समझते हैं। फिर आपको क्या पूछ रहा है कि एथिक्स से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे? एथिक्स आर द मोरल स्टैंडर्ड्स। एथिक्स क्या होता है? एक नैतिक पैमाना होता है, नैतिक आधार होता है, ठीक। मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का एक पैमाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमें बताया था? इट इज डिसाइडेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी इसको डिसाइड कर सकती है, या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एथिक्स हो सकता है, किसी प्रोफेशन का, किसी पेशा का एथिक्स हो सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स ETC। तो इस तरह से आपने एथिक्स को बता दिया कि नैतिक वो चीज़ होता है जिसको एक राइट एंड रॉन्ग का दायरा होता है, नैतिक आधार होता है, जिसके जो समाज या सरकार के द्वारा डिसाइडेड होता है। जैसे अगर हम डॉक्टर का बात करें, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का जो एथिक्स है, जिसको हम लोग मेडिकल एथिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेडिकल एथिक्स, ठीक है। तो मेडिकल एथिक्स क्या बोलता है कि सर्व द पेशेंट, पेशेंट को सर्व करो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंडीशन, नहीं उसका कंडीशन कुछ भी हो, उसके टेंशन में लिए बिना उसका सेवा करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंडीशन, ठीक है। उसी तरह जो जुडिशरी है उसका एथिक्स क्या है? जुडिशरी एथिक्स रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करना, ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह कॉरपोरेट एथिक्स क्या है? कॉरपोरेट एथिक्स कंपटीशन होना, कंपटीशन करना, वो फेयर कंपटीशन, ऑनेस्टी मेंटेन करना, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करना। तो ये सारा चीज़ जो है वो कॉरपोरेट का एथिक्स है, कंपनी का एथिक्स है। तो इस तरह से आपने बता दिया कि वैल्यू से आप क्या समझते हैं और एथिक्स से क्या समझते हैं, और एग्जांपल से आपको उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर आपको ये बताना है कि किस तरह से एथिकल और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए पर्सन, जो एक पर्सन होता है जो हु इज, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस बताना है कि प्रोफेशनल, आपको ये नहीं है कि कोई जॉब में आपको महारत हासिल है, स्किल है तो उससे आप काम चलेगा, आपको साथ ही साथ एथिकल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना एथिकल होना से आपको बहुत दिक्कत होगा। तो वही है कि, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या बताना है? एथिक्स का सिग्निफिकेंस मैंने आपको पढ़ाया था, क्यों एथिकल होना ज़रूरी है। तो उसी से क्वेश्चन आ गया कि एथिकल अगर रहेंगे तो आपका प्रोफेशन में किस तरह मदद करेगा, और आपको किस तरह मदद करेगा, और देश को किस तरह मदद करेगा। तो ए पर्सन हु इज, जो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार आप लिख दीजिए। एक पर्सन हु इज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नीड्स, आवश्यक होता है टू बी एथिकली गुड, आपको एथिकली भी अच्छा होना पड़ेगा। बिकॉज, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? बिकॉज इफ़ ए पर्सन
इज मोरली आप फिर बोलिए एथिकली करेक्ट, एथिकली अगर सही होता है, एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होता है, देन तब क्या होगा उसका, तो उसको फ़ायदा कहाँ होगा, मान लीजिए उसका इंडिविजुअल लेवल पे फ़ायदा होगा, व्यक्तिगत स्तर पे भी, तो एट इंडिविजुअल लेवल उसको इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रभाव होगा, मान लो कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, उसका नैतिकता भी अच्छा है और स्किल भी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे उसको क्या होगा, शांति मिलेगा, पीसफुल, क्योंकि जो उसका एथिक्स है भाई उसका प्रोफेशन में भी पीस रहेगा, ठीक है। उसका तो वो हैप्पीनेस आएगा, उसमें आएगा ना, वो अपना और भी प्रॉस्पर करेगा लाइफ में, करेगा कि नहीं करेगा। उसका जो मन है उसमें क्राइसिस नहीं होगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा जो होगा उसका कभी भी क्राइसिस में नहीं रहेगा, ठीक है। उसका और लाइफ में आगे जाएगा, उसको बोलते हैं मानसिक शांति मिलेगा, मेंटल वेलबींग होगा, वेलबींग है ना, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। जो रिलेशनशिप होगा उसका फैमिली में, जॉब में सब अच्छा होगा, रिलेशनशिप विथ फैमिली हो या सोसाइटी हो उसका अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रोफेशन को भी अच्छे से समझ रहा है और एथिकली वो अच्छा भी है, इसीलिए। उसी तरह से समाज को क्या प्रभाव होगा या प्रोफेशन को क्या प्रभाव होगा, एट प्रोफेशनल लेवल हम बोलें, एट प्रोफेशनल लेवल पे बोल लें या सोसाइटी के लेवल पे बोलें, क्यों देखिए सोसाइटी किस चीज़ से बना होता है, लोग से, तो क्या होगा समाज में सोशल कैपिटल का निर्माण होगा, सोशल पूंजी का। उसके बाद क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, जो प्रोफेशन का है, अगर उसका डॉक्टर अगर बढ़िया से एथिकल भी है तो उस लोगों का विश्वसनीयता बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अच्छा होगा, है ना। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर वो मान लीजिए कोई एथिकल है और प्रोफेशन भी बढ़िया से कर रहा है तो करप्शन होगा, नहीं होगा, तो करप्शन क्या होगा, कम होगा, करप्शन कम होगा अगर, तो उससे क्या होगा, ऑनेस्टी बढ़ेगा, ठीक है, इंटीग्रिटी बढ़ेगा, है ना, है कि नहीं है बताइए। उसका जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा प्रोफेशन में वो एथिकल होगा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि इसीलिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल एथिक्स होना, और साथ ही साथ प्रोफेशन का भी जानकारी अच्छे से होना और एथिकल भी होना, क्योंकि अगर देखिए कोई प्रोफेशन में बहुत अच्छा है लेकिन एथिकल नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए ओसामा था, ओसामा आपको पता है ओसामा क्या था, सिविल इंजीनियर, लेकिन अब देखिए एथिकल नहीं था तो देखिए टेररिस्ट बना और पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, अगर एथिकल नहीं होगा तो क्या करेगा, किडनी रैकेट, किडनी चोरी में फंसेगा। कोई जज है बहुत तेज होता है लेकिन अगर एथिकल नहीं होगा तो भाई भतीजावाद बढ़ेगा, है ना, जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म। इसलिए ज़रूरी है लाइफ में एथिकल होना, ठीक है। तो आप इसको कंक्लूड करेंगे जब, तो कंक्लूड हम इस तरह से इसको करेंगे, एक पेज ले लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो कंक्लूड आप इस तरह से करेंगे कि ए पर्सन कैन बी राम और रावणा, बोथ आर इक्वली या सिमिलरली कॉम्पिटेंट, दोनों तो कॉम्पिटेंट हैं, दोनों बहुत तेज थे, कैन बी, बट देयर सक्सेस विल डिसाइड ऑन द एथिकल कंडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन दे सकते हैं, द अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऑफ सक्सेस
ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का सफलता का जो ऊंचाई होता है, विल डिपेंड, या विल डिपेंड की जगह डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हिज प्रोफेशनली sound but also या professionally expertise but also on his ethical conduct। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग एथिक्स का क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको पूरा अपना जितना भी नॉलेज है सब आपको बताऊंगा। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसमें क्या हमने देखा कि वैल्यूज़ क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरा पार्ट था कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना क्यों ज़रूरी है और एथिकल होना क्यों ज़रूरी है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट के साथ। तो हमने लिख दिया इसको क्यों ज़रूरी है, उसका उस पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और समाज और देश पे क्या पड़ेगा। फिर एग्जांपल दे दिया काउंटर कि अगर नहीं होगा एथिकल प्रोफेशनली साउंड है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर एक कंक्लूजन जब भी देंगे तो एक फ्यूचरिस्टिक देंगे, एक पॉजिटिव देंगे, जिस तरह मैंने आपको दिया। ठीक है, समझ के चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। अगर अभी आप नहीं सोच पा रहे हैं इस तरह से तो टेंशन की बात नहीं है, अभी हम लोग को 200 क्वेश्चन के आसपास करना है, तो उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और समझिए कि किस तरह से डिस्कशन हो रहा है और किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, सब धीरे धीरे हो जाता है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। लोक सेवा के संदर्भ में, याद रखिए किसमें किसके संदर्भ में पूछ रहा है, लोक सेवा। लोक सेवा के संदर्भ में, ठीक है, आप जो निम्नलिखित टर्म है, ठीक है, उसको आप किस तरह से समझते हैं। तो 5 टर्म्स दिया हुआ है, इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट ऑफ और करेज ऑफ कन्विक्शन। तो 5 टर्म्स है, 3 नंबर का है, तो 15 नंबर का है। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका, इंडिकेट 2 मोर एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस। तो ये ऊपर वाला 5 चीज़ तो ज़रूरी है ही सिविल सर्विस के लिए, 2 चीज़ और आप क्या बोलेंगे जो ज़रूरी होगा। हिंदी में पढ़िए। बोल रहा सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों से आप क्या समझते हैं। तो 5 चीज़ दिया हो इंटू 3 अंक का, तो 15 अंक हो गया। 250 शब्द में हमें लिखना है टोटल, मतलब हर चीज़ का समझ लीजिए कि आपको 30 कितने लिखना है, 50 वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तभी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 वर्ड हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि 2 और गुण बताइए जिन्हें आप सार्वजनिक सेवा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। आपने जवाब का औचित्य साबित करें। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये सोचना है किस चीज़ का क्वेश्चन है। तो आप मैंने पढ़ाया था आपको फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, तो आपको पता चल गया कि फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस से क्वेश्चन ये आया है। ये मैंने पढ़ाया आपको और सब चीज़ पढ़ाएं। उसके बाद बोल रहा है क्या कि फॉलोइंग टर्म्स को आप क्या समझते हैं। तो जब भी आप किसी को समझाएंगे तो आप एग्जांपल समझाएंगे एकदम। तो आप इंटीग्रिटी के बारे में क्या जानते हैं, एक डेफिनेशन लिख के उसके ऊपर एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे 5 को। सिंपल क्वेश्चन है। फिर बोल रहे 2 और एट्रीब्यूट्स क्या है। तो मैंने और भी आपको एट्रीब्यूट्स बहुत सारा पढ़ाया है। ठीक है, जैसे एम्पैथी एंड कंपैशन इसमें नहीं है तो वो हम एक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी एक एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी को यहाँ अखंडता हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे उसको सत्यनिष्ठता। क्या बोलेंगे, सत्यनिष्ठता। ठीक, तो पहला टर्म हमें एक्सप्लेन जो करना है वो है इंटीग्रिटी, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठा बोलते हैं। सत्यनिष्ठा या सत्यनिष्ठता या सत्यनिष्ठा जो भी आप बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब एक इंटीग्रिटी में रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था मन, कर्म, वचन और तीनों एक ही चीज़ रहे, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें डायग्राम से, डायग्राम भी अगर आपको एथिक्स में बनाना है तो बना सकते हैं। तो अगर ये आप थिंक है, थिंक किससे करते हैं आप, ब्रेन से, माइंड से। ठीक है, फील किससे करते हैं, फीलिंग किससे आता है आपका, हार्ट से। और एक्ट किससे करते हैं, अपने बॉडी से। ठीक है, जब तीनों चीज़ आपका कॉन्ग्रुएंस में हो तो ये जो सर्कल है इसी को हम लोग छोटा वाला जो बना है, ठीक है, इसी को हम लोग इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है,
तो अब सबसे पहले आपको लिख देना है कि इंटीग्रिटी इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, इन विच द पर्सन, हम इसको लिखें, हम अच्छे से इसको लिखते हैं कि इंटीग्रिटी जो होता है इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट इन, ठीक है, विच द पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन आर एथिकली साउंड, ठीक है, तीनों क्या होता है, एथिकली साउंड होता है। एंड सच पर्सन, और वैसा व्यक्ति, ट्राइज टू मेंटेन, ट्राइज नहीं लिखेंगे, एंड सच व्यक्ति मेंटेन्स, मेंटेन करता है हाईएस्ट, सबसे अधिक, मोरल, नैतिक मूल्य या नैतिक आधार, इन हिज कंडक्ट या एक्शन। तो यही एथिक्स होता है, यही आपका इंटीग्रिटी होता है कि ऐसा चीज़ जिसमें एक व्यक्ति अपना जो भी सोचता है, जो भी करता है या जो भी फील करता है, महसूस करता है, वो सारा एक डायरेक्शन में होता है, किस तरफ, नैतिक तरफ, और जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने काम में नैतिकता के मूल्यों को ध्यान में रखता है, ठीक है। अब एग्जांपल हम देंगे, जैसे गांधी जी के लिए क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो कुछ भी कंडीशन आ गया, सब उसको गांधी जी को बोल भी रहे थे कि मत लीजिए नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन उन्होंने जो है नहीं सुना, क्यों, क्योंकि वो एक इंटीग्रिटी आदमी थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। उसके बाद ऐसे अशोक खेमका है, कितने बार इनका ट्रांसफ़र हुआ है, मोर देन 50 टाइम्स, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना जो करप्शन, एंटी करप्शन या करप्शन के विरोध में जो मुहिम है उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। जैसे आपका बिश्नोई जो कम्युनिटी थी चिपको आंदोलन में, कितना उनको बोला गया हटिए नहीं हटिए, फिर भी पेड़ से चिपके रहे, तो वो इंटीग्रिटी के वो सब आदमी थे, व्यक्ति थे। तो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है, कोई नहीं समझ में आ गया आपको। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो हमें पूछा था, क्या पूछा था कि परसिवेरेंस से आप क्या समझते हैं। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है, निरंतरता। क्या होता है, निरंतरता, हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतरता, या सहनशीलता भी बोल सकते हैं। सहनशीलता तो नहीं होगा, परसिवेरेंस मतलब कि कितना भी लाइफ में आपको उतार चढ़ाव हो रहा है, फेलियर हो रहा है, फिर भी आप कंटिन्यूअस जो है किसी एक मकसद के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं निरंतरता। तो ये भी लिखेंगे कि परसिवेरेंस, परसिवेरेंस इज़ द, अब सब जगह एक हम नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा, इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट, तो यहाँ पे फाउंडेशनल वैल्यू की जगह लिख देंगे एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना है, किसी में आप विशेषता लिख दीजिए, किसी में आप गुण लिख दीजिए, किसी में आप उत्कृष्ट गुण लिख दीजिए, किसी में आधारभूत मूल्य लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको हिंदी में भी आपको वर्ड को चेंज करना है, ताकि आपको आंसर में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता दिखेगा। तो हम लिखेंगे कि परसिवेरेंस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द सिविल सर्वेंट, क्योंकि हमें पब्लिक सर्विस के संदर्भ में बताना है, इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द पब्लिक सिविल सर्वेंट इन विच ही और सी, ठीक है, सोज, शो करता है, दिखाता है, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, एफर्ट टू अचीव द पब्लिक सर्विस गोल डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, या डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स और फेलियर और चैलेंजेस। तो कोई भी चुनौती आता है या कुछ भी आता है, समस्या होती है, उसको वो कंसिस्टेंट जो पब्लिक सेवा का जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिवेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है
हमने जो अभी इसे एडिसन का नाम दे सकते हैं। परसिवेरेंस 50,000 बाद जो है बल्ब 10,000 बाद 10,000 टेस्ट हुआ था, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ था। हम एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में बहुत सारा, जैसे आप हम लोग देखिए मिसाइल, इसरो जो इतना सारा जो है मिसाइल लॉन्च करता है, ठीक है, स्पेस सैटेलाइट ये सब है ना, मिसाइल नहीं बोलेंगे, हाँ बोल सकते हैं, GSLV सैटेलाइट जो लॉन्च करता है तो कितना फेलियर होने के बाद करता है। हम लगातार जो है हमारा गगनयान मिशन फेल हुआ था इसके पहले वाले, फिर भी हम कंटिन्यूस बेसिस पे लगे हुए गगनयान 3 जो है लॉन्च किए हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जैसे कि हमारे जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, वाइट रिवॉल्यूशन दूध की क्रांति हुई थी, या ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो कितना अप डाउन लाइफ में आया, फिर भी हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे करते गए। आपने मूवी देखा होगा किसका, माउंटेन मैन का, मांझी वाला है ना, मांझी मूवी, उसमें आप देखिए कितना बार उसको फेलियर होना पड़ा, कितने लोग उसको सुनाए, फिर भी जो है झुका नहीं। तो माउंटेन आप लिख सकते हैं, मांझी माउंटेन मैन। तो इस तरह से, ठीक है, समझ गए। तो उसको हम लोग परसिवेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है आपको वो है स्पिरिट ऑफ सर्विस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सेवा का भाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगला क्या है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, मतलब आप किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, उसी को बोलते हैं ना स्पिरिट ऑफ सर्विस। कुछ भी हो जाए आपको उसके प्रति कंटिन्यूस बेसिस पे उसको करते रहेंगे। सेवा का भाव रहेगा। टाइम क्या नहीं सोचेंगे कि यार अभी 10 बज गया, आप चलते हैं घर, या ना 6 बज गया, शाम हो गया, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, नहीं। स्पिरिट ऑफ सर्विस मतलब, तो आप लिखोगे यहाँ पे स्पिरिट ऑफ सर्विस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल लिखोगे। स्पिरिट ऑफ सर्विस इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविल सर्वेंट in which he is या he या she is 24/7 available for the public सर्विस। उसका लिखेंगे ही, आप सर्विस है, सर्विस मतलब खुद का सर्विस नहीं, पब्लिक का सर्विस। तो ही कीप्स हिज, जो उसका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट एट द एपिटोम, उसका जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, लोकहित होता है, उसके लिए उसको वो बहुत ऊंचे स्तर पर रहता है ना। एंड हिज, उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट नेवर कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट, वैसा व्यक्ति के लिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। हमेशा उसका पर्सनल इंटरेस्ट एकदम नीचे रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, ठीक है, समझ गए। इसमें बहुत सारे लोग का एग्जांपल है, जैसे अब्दुल कलाम का एग्जांपल है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन में आप देख सकते हैं कितना अप डाउन हुआ, फिर भी कंटिन्यूस बेसिस पे करते गए। स्पिरिट ऑफ सर्विस यही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए एक एग्जांपल बहुत जगह यूज होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिट ऑफ सर्विस यहाँ लिखे तो ये कमिटमेंट में या फिर और जगह यूज नहीं हो सकता है, हो सकता है, बस आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, बस, ठीक है। तीसरा समझ गए आप, स्पिरिट ऑफ सर्विस। चौथा जो है दोस्तों, आपको आशा करें कि हिंदी मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं साथ में हिंदी में भी उसको ट्रांसलेशन बता दे रहा हूँ। तो कमिटमेंट का क्या मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबद्धता, प्रतिबद्ध हो आप किसी चीज़ के प्रति, उसी को बोलते हैं कमिटमेंट, है ना। कमिटमेंट मतलब आप प्रतिबद्ध हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, आप दायित्व होता है आपका, ठीक है। तो जब आपका प्रतिबद्ध आप तभी होंगे जब आप अपने ड्यूटी के प्रति क्या रहेंगे, ऑब्लिगेशन रहेंगे, आपका दायित्व आपका होगा, ठीक है, जिसमें आपका एक क्या होगा, एग्रीमेंट होता है कि आप जो है ये काम करेंगे, उसके प्रति आप कमिटेड रहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग
कमिटमेंट बोलते हैं। समझ में आया? जैसे आप देखिए खुद से सोचिए कि कौन व्यक्ति एकदम कमिटेड होता है। ठीक है, आप क्रिकेट में एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, कुंबले का, कि पाकिस्तान के विरुद्ध में जो है कमिटेड था अपने बॉलिंग के प्रति, चोट भी लगा था फिर भी बॉलिंग किया टीम के लिए। तो कमिटमेंट होता है तो टीम वर्क अपने आप आ जाता है, टीम के लिए आप काम करते हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं, उसको बोलते हैं कमिटेड। पब्लिक गुड के प्रति आप कमिटेड होते हैं। जैसे ओपी चौधरी, ये कमिटेड थे कि हमको जो है ट्राइबल जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, उनको जॉब देना है, इसीलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे नक्सलाइट एरिया बस्तर में भी अपना जॉब किए, वो कमिटेड थे। ठीक है, समझ रहे हो? जिस तरह से आपने सुना होगा कौन था, राजेंद्र कुमार थे ना, राजेंद्र सिंह शायद, वो जिसको बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो पानी के लिए इन्होंने अपने को कमिटेड कर दिया। नहीं, बहुत लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को करने के लिए होते हैं, तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मकसद है कि आप प्रतिबद्ध हों, ऐसे आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपको भी क्या रहना है, कमिटेड रहना है यूपीएससी के प्रति। ठीक है, पांचवा जो चीज़ है वो आपका है करेज ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साहस का, दृढ़ विश्वास का साहस। कन्विक्शन मतलब विश्वास और करेज मतलब साहस, तो विश्वास का साहस मतलब आपको विश्वास करना है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो चीज़ ठीक है, भले आपको कितना भी अप डाउन हो। तो करेज तभी होगा जब आप खाली, आपको देखिए कोई शरीर से बलवान है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है साहस, आपको फिजिकल और मेंटल, स्पेशली मेंटल आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको तैयार उसका होना चाहिए। कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी चैलेंज आ जाए, कैसा भी धमकी आ जाए, आपको साहस होना चाहिए कि आप वो चीज़ काम करते रहेंगे। जैसे कि देखिए कोई मान लीजिए करप्शन में कोई व्यक्ति फंस क्यों जाता है या क्यों करने लगता है, क्योंकि उसको अगर प्रलोभन मिलता है, ठीक है, प्रलोभन मिलता है अगर, तो उसका ईमान जो है वो डोल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें विश्वास की कमी होती है और साहस नहीं होता है कि अपना फैमिली को भी खतरे में करके वो जो है सही राह पे चलते रहे, अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे उतना ध्यान नहीं दे। तो करेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट जो रहता है, ठीक है, इसके पास देखो रिसोर्स का, संसाधन का कमी होता है। ठीक है ना, इसके पॉलिटिकल प्रेशर होगा, मीडिया का प्रेशर होगा, सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहेगा, वर्क कल्चर ख़राब है, फैमिली का प्रेशर है, बाल बच्चे का टेंशन है, फिर भी इसको जो है पब्लिक सर्विस करते रहना है। ये तभी कर पाएगा जब ये करेज ऑफ कन्विक्शन होगा कि हाँ हमें जो है काम करना है, भले मेरे लाइफ में कितना भी वक्त उतार चढ़ाव आ जाए। तो उसी को बोलते हैं दृढ़ विश्वास का साहस। आपको हमेशा साहसी रहना है, मुसीबत से डरना नहीं है, मुसीबत आएंगे, मुसीबत जाएंगे। ठीक है, और जो करेज है, अब इसको जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटो के बारे में, तो प्लेटो ने जो 4 कार्डिनल वैल्यू दिया था उसमें करेज के बारे में बताया था ना, विजडम, जस्टिस, टेम्परेंस एंड करेज। तो उस तरह से आप भी लिख सकते हैं कि प्लेटो ने भी इसके बारे में बताया है। ठीक है, समझ रहे हो, और एग्जाम्पल दे दिया। तो ये 5 चीज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि 2 और कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो आप कंसीडर करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमको लिखने में इतना समय लग रहा है, क्यों, हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए 17 मिनट में आधा घंटा हो गया, 2 क्वेश्चन हुआ है। लेकिन जब आप एक्सप्लेन तो आपको नहीं करना होता, आपको तो लिखना होगा, तो आप फटाफट लिख दोगे, लिखने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, समझ रहे हो, खाली बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, और आप जो भी पढ़े हैं वो थ्योरी है, अब उसको अप्लाई कर रहे हो आप क्वेश्चन लिखने में, तो वो आपका सही होना चाहिए। तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए, थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लो और उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में, तभी मैं ये वाला जो सीरीज लेकर आया, आशा करते हैं ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 2 और कौन सा गुण बताओ जो आप समझते हैं कि सिविल सेवा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 गुण जो ज़रूरी है सिविल सेवा के लिए, अच्छा इसमें लीडर लिखते हैं। ठीक है,
तो 2 मोर क्वालिटी, आपको क्या लगता है और कौन सा क्वालिटी होना चाहिए या गुण होना चाहिए? तो आप लिख दो, बहुत सारा चीज़ मैंने पढ़ा है। तो पहला गुण आप लिख दो कि एम्पैथी एंड कंपैशन रहना चाहिए, एम्पैथी एंड कंपैशन, ठीक है, लिख दो, क्योंकि लिख दो इन डेवलपिंग देश, इन डेवलपिंग, हर जगह का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट करो ताकि एक बढ़िया लगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली ए सिविल सर्वेंट मस्ट हैव एम्पैथी एंड compassion because he has to perform many developmental roles apart from maintenance role, where a majority of people are poor and downtrodden। ठीक, सबसे पहले आप लिख दिए कि डेवलपिंग देश में खासकर एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए एम्पैथी और कंपैशन, सहानुभूति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको बहुत सारा विकास कार्यों को करना है, सिर्फ मेंटेनेंस का काम नहीं करना। मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसको ही हैज डिस्क्रिशन, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है एंड ह्यूज रिसोर्सेस, बहुत सारा उसके पास संसाधन भी होता है ना, होता है कि नहीं। सो टू प्रोमोट सोशल जस्टिस, सबका कल्याण हो, कोई भी छूटे ना, सोशल जस्टिस, रिमूव इनइक्वालिटी, असमानता को दूर करने के लिए ही हैज़ टू बी एम्पैथेटिक एंड कंपैशन होना चाहिए। समझ में आया? इस तरह से आपने एक लिख दिया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जांपल ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले प्लेग था ना, प्लेग, फिर भी जो है उन्होंने पुणे में या महाराष्ट्र में जहाँ भी बच्चों को कंटिन्यू रखा पढ़ाना, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है? एम्पैथी एंड कंपैशन का। मदर टेरेसा एम्पैथी एंड कंपैशन का एग्जांपल है, ठीक है। गांधी जी, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा अपना आश्रम छोड़ के, ठीक है, और अपना जॉब वॉब छोड़ के जो भारत के लोग हैं उनके प्रति एम्पैथेटिक और कंपैशन दिखाते हुए कंटिन्यू रखें, ठीक है। ठीक है, आपको ये लिख देना है। तो इस तरह से आपका एम्पैथी कंपैशन ख़त्म हो गया। तो पहला गुण आप एम्पैथी एंड कंपैशन लिख दीजिए और दूसरा गुण लिख दीजिए आप ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोलते हैं? या तो निष्पक्षता बोलते हैं या फिर वस्तुनिष्ठता। मतलब वस्तुनिष्ठता मतलब का ये है कि आप जो भी काम करोगे, सिविल सर्वेंट जो भी काम करेगा वो फैक्ट के आधार पे, तथ्य के आधार पे, जो केस का मेरिट है उसके आधार पे काम करेगा, ठीक है। जहाँ पे उसका जो इमोशंस होगा उसके आधार पे नहीं करेगा, सब्जेक्टिव के आधार पे नहीं करेगा, जो भी तथ्य के आधार पे काम करेगा, ठीक है। क्यों है? तो अगर कोई भी सिविल सर्वेंट ऐसा करता है तो समाज में लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो क्रेडिबिलिटी जो बढ़ेगा पब्लिक और सिविल सर्वेंट के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ आएगा, नियम का शासन, क्योंकि कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा, फैक्ट फिगर पे करेंगे। लेकिन साथ में साथ आपको ये भी लिखना है कि जो ऑब्जेक्टिविटी होता है, जो एक निष्पक्षता होता है, वो एक मीन्स है। मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, वो एक साधन है। किसके लिए? एंड के लिए, साध्य के लिए। तो बस ये एक रास्ता है जिसके द्वारा आप साध्य को प्राप्त करना चाहते हो। तो साध्य आपका क्या है? जस्टिस, फेयरनेस। तो हालांकि सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव होकर काम करेगा, लेकिन जहाँ भी न्याय देना हो
जहाँ भी फेयरनेस देना हो तो वहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कर सकता है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो रीजनेबल होगा। जैसे हमारा रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन क्या है, रीजनेबल है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों है, क्योंकि हमको न्याय लाना है और फेयरनेस लाना है, उचित को प्रमोट करना है, राइट। तो जहाँ भी इसीलिए देखो, आप मंदिर जाओगे या कहीं भी जाओगे तो बूढ़ों लोगों के लिए सेपरेट लाइंस होता है, ठीक है। मेट्रो में भी सेपरेट कोच होता है, सेपरेट कोच मेट्रो में। उसके बाद जो हाउस होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बोलते हैं कि हाउस का रजिस्ट्रेशन होता है, जो ओल्ड वीमेन होती है, एल्डर, उसके नाम पे होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महिला को इंडिया में प्रॉपर्टी का राइट बहुत कम है, तो हम उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये सब ला रहे हैं। तो आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, लेकिन ये एक मीन्स है, एंड नहीं है। एंड हमारा है जस्टिस और फेयरनेस। तो जहाँ भी ऑब्जेक्टिविटी और जस्टिस या फेयरनेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैंने आपको बताया जस्टिस और फेयरनेस हम की तरफ जाएंगे इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें आंसर लिखना है, किस तरह से अप्रोच करना है, धीरे धीरे और अभी आपको समझ में आएगा। बोल रहा है, सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विथ टाइम एंड सिचुएशन, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. बोला कुछ लोगों का मानना है कि जो मूल्य होता है वो समय और स्थिति के साथ बदलते रहते हैं, ठीक, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ सार्वभौमिक और शाश्वत मानवीय मूल्य हैं। इस संदर्भ में अपनी धारणा उचित औचित्य सहित बताएं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये वैल्यू के बारे में नहीं पूछ रहा है कि वैल्यू का डेफिनेशन बताओ और क्या, वो सब नहीं लिखना है, या टाइप्स ऑफ वैल्यू भी नहीं पूछ रहा है। ये सिंपल बोल रहा है कि भैया जो वैल्यू होता है वो समय से सिचुएशन के अनुसार चेंज होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कुछ यूनिवर्सल और इटर्नल वैल्यू है जो चेंज नहीं होता है। तो आपको इसके बारे में क्या मानना है वो आपको लिखना है। मतलब आपका जो आंसर होगा वो दो चीज़ पे बटा हुआ है। एक है कि कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं, आप इसका माइंड में मेकअप कर लीजिए क्या लिखना है। कुछ वैल्यू ऐसा होता है जो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, और कुछ वैल्यू ऐसा होता है जो आपका रिलेटिव होता है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो कुछ वैल्यू होता है जो अनाश्रित, वो किसी चीज़ पे आश्रित नहीं होता है, ठीक है, वो सार्वभौमिक होता है, ठीक है, वो शाश्वत होता है। लेकिन कुछ वैल्यू ये बोल रहा है कि वो सार्वभौमिक नहीं होगा, वो आश्रित होता है किसी चीज़ पे, वो डिपेंड होता है किसी चीज़ पे, सार्वभौमिक नहीं होता है, वो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के आधार पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू आप लिख देंगे कि वैल्यू जो होता है वो चीज़ होता है जिसको एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट मानता है, ठीक है। और वैल्यूज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको यूनिवर्सल वैल्यू बोलते हैं, कुछ को रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं। तो फिर आपको लिखना है जो वैल्यूज होता है वो इंडिविजुअल का होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल का सोसाइटी पे, पर्सन, मैंने बताया था आपको, पर्सन पे, प्लेस पे और टाइम पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है, हिस्ट्री पे, इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इसके बारे में पढ़ाया था, इस तरह से आपने लिख दिया। और फिर बोल रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि वैल्यू चेंज होता है। तो आप बताएं सबसे पहले कि वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है कैसे। तो आप एग्जांपल देंगे कि पर्सन टू पर्सन कैसे चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करता है। मान लो दो आदमी है, एक है ज्वाइंट फैमिली वाला, ठीक है, या एक न्यूक्लियर फैमिली वाला। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा, कोऑपरेशन का भाव रहेगा, है ना। जॉइंट फैमिली में और क्या रहता है, टीम वर्क, कि सब मिलजुल के काम करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आपको क्या दिखेगा, फ्रीडम, थोड़ा फ्रीडम होगा, ये लोग लिबर्टी का बात करेंगे, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी हुआ, अंतर हुआ संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर परिवार में, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में, ठीक है। उसी तरह से टाइम के अकॉर्डिंग भी वेरी होता है। अगर हम टाइम से देखें, टाइम टू टाइम भी वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। जैसे पहले जो सती था, ठीक, पहले एक वैल्यू था, लेकिन मॉडर्न टाइम में वो वैल्यू नहीं है। तो टाइम टू टाइम चेंज किया ना।
जैसे पहले चाइल्ड मैरिज वो एक वैल्यू था, लेकिन अब वो कानून के द्वारा वो जो है वैल्यू ख़त्म हो गया। ठीक है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी, उसको समाज नहीं मानता था पहले, मतलब क्रिमिनल बोलता था, लेकिन सेक्शन 377 हम लोग हटा के इसको अलाउ कर दिए, LGBT राइट। तो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। उसी तरह से सोसाइटी टू सोसाइटी भी चेंज होता है। कैसे? तो इधर इधर लिखते हैं। हाँ, तो सोसाइटी टू सोसाइटी जो है हमारा चेंज होते रहता है। कैसे? तो ऐसे सोसाइटी टू सोसाइटी भी वैल्यू चेंज होता है, मतलब एक समाज से दूसरा समाज या एक देश से दूसरा देश। अगर हम कैथोलिक सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो एबॉर्शन है वो अलाउ नहीं है, आयरलैंड ये सब देश। लेकिन बाकी देश में, जैसे इंडिया में भी देखिए, एबॉर्शन जो 6 वीक्स शायद है, तो उसके पहले अलाउ है, तो चेंज हुआ वैल्यू। उसी तरह से हम अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वैल्यू मेरिट होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे इक्वालिटी का बात करता है, यहाँ जस्टिस का यहाँ पे तो आपका बात करेगा आपका कंपटीशन का, कंपटीशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। सोशलिस्ट सोसाइटी में बात करेगा इक्वल, मतलब आपका जस्टिस का, जस्टिस न्याय का बात होता है ना। तो पूंजीवाद समाज में मेरिट का बात होगा, कंपटीशन का बात होगा, सरकार का रोल नहीं होना चाहिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सरकार एक एक्टिव रोल प्ले करेगी सोशलिज्म में, समाजवाद में। तो इस तरह से समाज टू समाज भी चेंज होते रहता है। ठीक है, समझ गए। उसी तरह हिस्ट्री भी चेंज होते रहता है, हिस्टोरिकल भी देखेंगे तो वो भी चेंज होते रहता है ना। जैसे जब आपका देखिए ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, तो इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का मीटिंग होता है, पेरिस डील होता है, UNFCCC होता है। ठीक है। तो हिस्ट्री भी चेंज होता है, हिस्ट्री से भी अपना एथिक वैल्यू चेंज होता है। आप सती का एग्जांपल दे सकते हैं, सती टाइम में भी आएगा, हिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इकोनॉमी में भी एग्जांपल दे सकते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद का, राइट। तो इस तरह से हमारा एथिक्स जो है चेंज होते रहता है। तो हमने पहला जो पार्ट था इसका, उसको जस्टिफाई कर लिया। पहला पार्ट क्या था हमारा, कि जो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो चेंज होते रहता है, इसको जस्टिफाई कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मर्डर है, मर्डर करना। तो मर्डर अगर नॉर्मल, अगर आप जानबूझ के करेंगे, किसी को जानबूझ के मारते हैं, ठीक है, तो वो अनएथिकल है या वैल्यू नहीं है, अच्छा वैल्यू। लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहे हैं, कोई आप पे अटैक कर रहा है और आप उसके बदले में आप खुद को बचाने के कारण उसको मारना पड़ रहा है, तो वैल्यू आपको जस्टिफाई है। ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यू जो होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्सल और इटर्नल होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ वैल्यू क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। सम वैल्यूज आर यूनिवर्सल एंड इटर्नल, सार्वभौमिक होता है और शाश्वत होता है। दैट डू नॉट चेंज विथ पर्सन, प्लेस, टाइम, कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं बोलूँ लव, तो क्या लव तो ये आपका यूनिवर्सल वैल्यू है। कोई कभी ऐसा टाइम था क्या, या कभी सोसाइटी था कि जो लव का बात नहीं करेगा, प्यार का बात सब करता है। ऑनेस्टी आपका कैसा वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है, सब स्वीकार करता है कि ऑनेस्टी होना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा कि बेईमानी करो। डेडिकेशन टू नेशन, नेशन के प्रति डेडिकेशन, ठीक है, या पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, कोई बोलेगा क्या कि अपने देश से देशभक्ति नहीं करना चाहिए। तो ये सब ऐसा वैल्यू है जो यूनिवर्सल है। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी भी एक वैल्यू है, सत्यनिष्ठता। कोई नहीं बोलेगा यार कि बेईमानी करो, चोरी करो। ठीक है।
ट्रूथ कोई बोलता है क्या कि झूठ बोलो, नहीं बोलेगा ना। तो ये हो गया, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे वैल्यू है जो यूनिवर्सल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो ये सब हमें लिखना है, बस समझ में आया। हर समाज बोलता है आपका लगभग कि आप जो है आपका जो डिज़ायर है उसको लिमिट करना चाहिए, ठीक है। ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज समझ में आया। तो आप फिर जब कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, तो कंक्लूजन आप इस तरह से लिखेंगे। कंक्लूजन आपको उसी के दायरे में आपको लिख देना है। तो कंक्लूजन हम यहाँ लिखेंगे कि वैल्यूज आर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी एंड, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, सम वैल्यूज आर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक वाइल सम वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पर्सन, प्लेस, टाइम, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपने उसको कंक्लूड कर दी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में लिखना है, ये नहीं कि आप क्या पढ़ के आए हैं उसके बारे में नहीं लिखना है। जो आपको क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बस वही लिखना, बात समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग जो है 3 क्वेश्चन लिख के बारे में पढ़े और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें यूपीएससी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन था कि वैल्यू एथिक्स क्या होता है और किस तरह से एथिकल होना ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी, व्यावसायिक रूप से सक्षम भी क्यों ज़रूरी है। तो हमने वैल्यू के बारे में बोला, एक्सप्लेन किया, एथिक्स के बारे में बोला, एक्सप्लेन किया, फिर हमने बताया कि क्यों होना ये ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि पब्लिक सर्विस के संदर्भ में इन सारे शब्दों को बताइए आप। तो हमने एक्सप्लेन किया, बताया एग्जाम्पल के साथ। फिर 2 और क्या वैल्यू था हमने बताया एग्जाम्पल के साथ, और उसका भी कुछ लिमिटेशंस बताया, ठीक। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था वैल्यूज के बारे में। कुछ वैल्यू चेंज होते रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, तो हमने एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन किया और अच्छे से बताया। तो इस तरह से आपको लिखना है, बात समझ में आया। बाकी के धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ समय के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करवा देंगे, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का पोर्शन हो, मेंस का पोर्शन हो, आंसर राइटिंग हो, या प्रीलिम्स का टेस्ट हो, या करंट अफेयर हो, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। बस चैनल पे खुद लगातार देखते रहिए, सब चीज़ समय के अकॉर्डिंग और उसके बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो बच्चे संसाधन के अभाव में कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आंसर राइटिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लिए मैं एक जो है पथ प्रदर्शक बन पाऊँ और एक मेंटरशिप उनको प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि उनके सफलता में उनको कोई भी दिक्कत ना हो और उनका जो मेहनत है उसको एक दिशा मिले, ठीक है। ताकि हर बच्चा उतना समृद्ध और उतना सक्षम नहीं है कि वो दिल्ली जाके या फिर उतना पैसा खर्च करके किसी कोचिंग को ज्वाइन कर पाए, ठीक है। और कोचिंग में इस तरह का उनको एक एक करके चीज़ बताया भी नहीं जाता है, ठीक है। आप पूछ लो अपने दोस्तों को से, किसी भी जो कोचिंग कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या कभी भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको इस तरह से सॉल्व करके बताए हैं। पूछिए आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस देखते रहिए चैनल को और आप मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद साथ है, भगवान का आशीर्वाद, आपके माँ बाप का प्यार, आपका खुद का मेहनत और माँ बाप का मेहनत से आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।